नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आज हमारे रडार पर है टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी कंपनी इंडोकाउंट। कंपनी ने अमेरिका की एक होम टेक्सटाइल ब्रांड का अधिग्रहण किया है। अब इस अधिग्रहण पर हम आगे का आउटलुक कंपनी से समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के ईडी और सीईओ कैलाश लालपुरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो इस एक्विजिशन के बारे में ही जानना चाहेंगे। जरा ये बताइए कि किस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरा डिटेल में बताइए। तो देखिए, ये जो ब्रांड है वो यूएसए का सबसे बड़ा जो ब्रांड है होम फैशन और होम टेक्सटाइल का। जैसे बेडशीट है, टॉवल्स है, कर्टन्स, अपहोल्स्ट्री, रग्स, कारपेट या और भी कई प्रोडक्ट जैसे मैट्रेस है या और कोई भी तरीके के जो प्रोडक्ट है वो इस ब्रांड के द्वारा बिकते थे। और ये 178 साल से ये ब्रांड वहां पे होम टेक्सटाइल के अंदर छाया हुआ था। और ये हमें कंसिडर ये करना चाहिए कि ये ब्रांड जो है वो स्पेशलिटी स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का ब्रांड था, तो हाई एंड माल बिकता था इसमें, तो प्रीमियम और ब्रांडेड सेगमेंट के अंदर था। तो इस ब्रांड के जरिए जो हमारी कंपनी अभी जो इसने एक्वायर किया है इसे, अब हम प्रीमियम और ब्रांडेड सेगमेंट की ओर मुड़ जाएंगे और उससे हमें रेवेन्यू जो है आने वाले 2-3 साल में हमें करीबन 100 मिलियन की रेवेन्यू इसमें दिख रही है, जो प्रोजेक्शंस है। और हम उसकी तरफ मतलब काम कर रहे हैं, और न कि केवल हम बेडशीट और जो टॉवल इसमें बेचेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम रग्स है और भी कई जो होम टेक्सटाइल के अंदर जो चीजें हैं वो इसमें बेचेंगे। तो ये ब्रांड से ग्लोबली हमें जो प्रेजेंस मिलेगी और भी देशों में, जैसे कि हमारी कंपनी 100 हमारी कंपनी जो 54 देशों में जो एक्सपोर्ट करती है, तो हमें उसके अंदर एक ग्लोबल प्रेजेंस और ग्लोबल रीच इस ब्रांड के द्वारा मिलेगा। और इसमें हम न कि केवल रिटेल को बेचेंगे, बट हम ऑनलाइन भी बेचेंगे और इसका एक हम D2C ब्रांड भी क्रिएट करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न कि केवल अमेरिकन कंज्यूमर के लिए रीच करें, बट ग्लोबली हम जो उपभोक्ता है इसके उसके लिए हम इसको कोशिश करके रीच करें। कैलाश सर, अगर आप बता सकें कि इससे रेवेन्यू जनरेशन कंपनी के बुक्स में कब तक रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा? ये हमें जो अब जो हमने ब्रांड लिया है तो हम लोग उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी को, और ये आने वाले जो साल से FY26 से ये आपको इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम में जुड़ते हुए दिखेगा। हम कोशिश ये भी करेंगे कि इस फॉल विंटर तक इस ब्रांड को यूएसए में लॉन्च करें, बट लेकिन स्प्रिंग समर जो FY25 FY26 है कि जो 2025 की साल से इसमें रेवेन्यू जुड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, अब ये ज़रा बता दीजिए कि ये इस एक्विजिशन होने के बाद, जो कि आपका लेटेस्ट एक्विजिशन है, अब टोटल नंबर ऑफ ब्रांड्स आपके पोर्टफोलियो में कितने हो गए हैं? क्या इस वित्त वर्ष में या आने वाले सालों में कोई और एक्विजिशंस की संभावनाएं हैं? कोई बातचीत चल रही है? देखिए, हमारी कंपनी डेट फ्री कंपनी है, तो हमारे जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के कारण हम बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ देखते रहते हैं। हम जो अपॉर्चुनिटीज है वर्ल्ड में उसको हम केटर करते हैं कि भाई कैसे ना कैसे उस अपॉर्चुनिटी को हम कंपनी से जोड़े और हमारा रेवेन्यू और मार्जिन प्रोफाइल बढ़ाए। तो हमारी बातचीत हमेशा चलते रहती है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, चाहे कोई ब्रांडेड सेगमेंट हो, चाहे कोई ई कॉमर्स की एंटिटी हो। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको हमारे अम्ब्रेला में लेके आए और हमारी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ाए। तो इस तरीके की बातचीत अभी चल रही है, और भी हम देख रहे हैं कि कई अपॉर्चुनिटी को टैप करें आने वाले कल के लिए। और इसको हम ये ब्रांड को जो ग्लोबली और इंडिया दोनों की तरफ से हम स्ट्रांगली देख रहे हैं कि हम इसको कैसे हम इस ब्रांड को प्रमोट करके हमारी जो रेवेन्यू है और जो मार्जिन प्रोफाइल है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। और भी जो ब्रांड है हमारे पास, जैसे यूके के जैस्पर कॉनरैन है, जो हम गयाम करके एक ब्रांड है जो योगा ब्रांड है यूएसए में,
उसको हम बेचते हैं लाइसेंस ब्रांड। और भी हमारे पास अभी जो दो तीन हमारी जो समझौते चल रहे हैं अच्छे बड़े ब्रांड के साथ में, तो वो आने वाले कल में हमारे पूरे ब्रांड पोर्टफोलियो को काफी बढ़ावा देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वित्त वर्ष में FY25 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ आपको कैसी दिखाई दे रही है? क्या अर्ली डिमांड ट्रेंड्स हैं जो अभी आपने पकड़े हैं और कहाँ पर आपका खास फोकस रहने वाला है? देखिए, ऐसे तो हम 70% हमारा जो व्यापार है वो यूएसए में करते हैं, और यूएसए आप देख रही हैं कि जो यूएसए का रिटेल सेगमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो होम सेल्स है, ये सब काफी पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन के कारण जो प्रेशर है कि लॉजिस्टिक में या कोई इन्फ्लेशन में या डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बाइंग में, वो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि वो घट रहा है और वो पॉजिटिविटी के तरफ मुड़ रहा है। तो मार्केट स्टेबल है। FY25 जो है FY24 से बेहतर रहेगा, और हमें दिख रहे हैं इसके ग्रीन शूट। ये जो लास्ट 2 महीने में जो कंजम्पशन हुआ है, जो एक्सपोर्ट हुआ है, वो काफी अच्छा है। दूसरा कि ये मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया काफी वेल पोजिशन्ड है। चाइना+1 स्ट्रैटेजी दिख रही है, और इंडिया अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। अगर हम ये जो FTA जो डिस्कशन कर रहे हैं उसे जल्द हम उसको हासिल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया को का ग्रोथ और फिर इंडिया का टेक्सटाइल ग्रोथ कोई रोक नहीं पाएगा। और ये काफी हमें हद तक हेल्प करेगा, हमें आगे हमारी रेवेन्यू को बेटर करने में, हमारा मार्केट शेयर बेटर करने में, हमारे ब्रांड इंडिया और कंपनी के जो प्रोडक्ट को ग्लोबली हमें एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने में काफी मदद करेगा। तो हमें काफी आने वाले कल में ये बेहतर दिख रहा है। आपने यूएस मार्केट्स के बारे में बताया, यूरोप के मार्केट्स की स्थिति कैसी है? वहां पे कैसा इंप्रूवमेंट दिख रहा है ज्योग्राफी वाइज? यहाँ पर किस तरह के प्लान्स है सर? तो यूरोप जो है वो थोड़ा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है अमेरिका के बजाय, और यूके भी हुआ है। बट हमें जो लगता है कि धीरे धीरे ये हालात सुधरने चाहिए, और जैसे कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ईज आउट हो जाती है, तो ये मार्केट रिबाउंड होंगे। और हमें जो लगता है कि हमारी कंपनी दोनों मार्केटों में वेल पोजीशन्ड है। हम लोग उनके मार्की रिटेलरों के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी वहां पे हम प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे यूरोप में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो टेक्सटाइल सप्लाई करता है वो ड्यूटी फ्री करता है, और हमें 10 से 12% ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने से हमारा मार्केट शेयर वहां बढ़ नहीं पाता है। लेकिन हम सप्लाई करते हैं वो काफी हद तक वहां पे एक्सेप्टेड है। हमारे जो वैल्यू प्रपोजिशन है, जो हमारा इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, वो उनको काफी पसंद है, और वो इंडिया से और इंडियन कंपनी से काम करना चाहते हैं। बट उनका कमर्शियली वायबल नहीं होने के कारण वो पिछड़ जाते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले कल में, जैसे कि धीरे धीरे ये सिचुएशन जो जियो पॉलिटिकल की इम्प्रूव होगी, वो मार्केट भी रिबाउंड करेगा। अच्छा सर, कमोडिटी प्राइसेस की उथल पुथल का कितना इम्पैक्ट होता है? हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी की कीमतें हों, एग्री कमोडिटीज़ हों, कई एग्री कमोडिटीज़ के दाम भी काफ़ी शूट अप किए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉटन ही आपका बेस रॉ मटेरियल होगा। तो सर, कमोडिटी प्राइसेस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? अभी स्थिति कैसी है? देखिए, कॉटन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया सरप्लस कॉटन कंट्री है। इंडिया रॉ कॉटन है, कॉटन यार्न है, कॉटन फैब्रिक है, ये सारा एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया में कॉटन की सप्लाई चेन काफी हद तक अच्छी है। ये तो केवल कुछ स्पेक्यूलेशन होने के कारण कभी मार्केट जो है वो एडवर्स हो जाता है। बाकी यहाँ पे अच्छी इसकी पैदाइश है, और ये गवर्नमेंट अपने स्टेप्स भी ले रही है कि किस तरीके से हमारे जो कॉटन का उत्पादन है उसको कैसे सस्टेन करे, उसकी यील्ड कैसे बढ़ाए, हमारे फार्मर्स को अवेयर कैसे करे कि क्वालिटी कॉटन को ग्रो करे। तो मुझे लगता है कि इंडिया कॉटन में हमेशा आगे भी स्ट्रांग रहेगा, और उसकी सप्लाई चेन बरकरार रहेगी।
और ये बेनिफिट जो है इंडिया को सदैव मिल रहा है। हमें जो केवल देखना है कि हमें जो सिंथेटिक है, जो मैनमेड फाइबर है, उसको हम कैसे कॉम्पिटिटिव बनाए, क्यों वो अभी भी चाइना से महंगा है और वहां हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। तो हमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम मैनमेड फाइबर को कैसे बढ़ावा दें। और क्योंकि मैनमेड फाइबर का जो है वो 70% जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है वो मैनमेड फाइबर में होते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि इसको हम बढ़ावा दें और उसको कैसे हम कॉम्पिटिटिव करें, ताकि हम उसके भी जो प्रोडक्ट्स है बने हुए, उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ओके, तो मैनमेड फाइबर की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। अच्छा सर, कोई कैपेक्स प्लान्स है सर इस वित्त वर्ष के लिए? कुछ हमें कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा? देखिए, हमने लास्ट 2 इयर्स में हमने हमारी कैपेसिटी को वर्ल्ड स्केल पे 153 मिलियन का बना लिया है। हमने 2 साल में करीबन 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स कर दिया है। तो हमारा कोर कैपेक्स जो है वो अभी मतलब पूरा हुआ है। और हम जो फोकस कर रहे हैं वो फ्रंट एंड पे फोकस कर रहे हैं, चाहे वो आईपी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे D2C ब्रांड प्रमोशन हो, चाहे कोई एक्विजिशन हो। तो हम जो हमारा सारा जो कैश फ्लो जो है उसको इसमें लगाएंगे, ताकि क्या है कि हमें आगे बढ़कर अच्छी ग्रोथ मिले, अच्छा मुनाफा मिले। और हम जो दुनिया में जो आज लीडरशिप पोजीशन पे है बेडलिन में, उसको हम कैसे सस्टेन करें। और जो हमारे सर्विस लेवल है हमारे कस्टमर के लिए, वो हम कैसे एलिवेट करें, क्योंकि हर तीसरे साल जो है टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है, सस्टेनेबिलिटी में जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बरकरार रखना है। और हमको हमारे सर्विसेज को कैसे हम बढ़ा के कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा, हम कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं और उनको कैसे हम प्रॉपरली सर्विस दे और उसको मीट आउट करें। कैलाश सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और कंपनी की योजनाओं के बारे में, कैपेक्स प्लान्स ही नहीं, आगे किस तरह की ग्लोबल सिचुएशंस पैन आउट कर रही हैं उन सब के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।